नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सीमा वर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं गुरुकुल शिक्षा पद्धति की। साथियों, आप जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से गुरुकुल शिक्षा पद्धति रही है और ये पद्धति आखिर है क्या, इसके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं संस्कृत, हिंदी और गढ़वाली जौनसारी अकादमी के पूर्व सचिव महोदय और प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के निर्देशक आचार्य डॉक्टर जीत राम भट्ट जी से। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कुछ प्रश्न हैं, दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जानना चाहते हैं और आपसे बेहतर हमें और कौन बता सकता है। अवश्य। डॉक्टर भट्ट, आप गुरुकुलों के संरक्षण के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं जी। ये हमने देखा है, कई सालों से आप ये कार्य कर रहे हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि गुरुकुल आखिर है क्या जी। और गुरुकुल में क्या केवल संस्कृत पढ़ाई जाती? जी, गुरुकुल जो है वो वस्तुतः गुरु का कुल होता है। या केवल कुल का अर्थ वंश से नहीं है, यहाँ कुल का अर्थ है जो पूरी एक परंपरा है शिष्यों की, उसको कुल कहा जाता है। तो जहाँ शिष्यों की परंपरा होती है वो गुरुकुल है। और जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति है, जो अपनी शिक्षा पद्धति है, वो केवल प्राचीन नहीं है, वो आधुनिक भी है। लोग कहते हैं कि वो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, तो जितनी प्राचीन है उतनी आधुनिक भी है। और दूसरा जो आपने पूछा कि यहाँ केवल संस्कृत पढ़ाई जाती है, संस्कृत तो पढ़ाई जाती है, मगर संस्कृत केवल भाषा के रूप में न देख करके संस्कृत में जितने विषय हैं, संस्कृत में वो सारे विषय हैं जो अन्य भाषाओं में जी। विज्ञान भी है तो गणित भी है, और सामाजिक विज्ञान भी है तो भूगोल भी है, चिकित्सा शास्त्र भी है। ये सब विषय तो है ही है, मगर गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक वस्तुतः जीवन पद्धति है। मनुष्य के लिए जो जीवन दर्शन है वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पढ़ाया जाता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक पूरा जीवन निर्माण का एक प्लेटफॉर्म है। जी। आज के संदर्भ में आपने बहुत साधारण से शब्दों में हमें समझा दिया। अब जैसे आपने कहा कि विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं, तो अगर मैं स्किल लेवल की बात करूं तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गुरुकुल से जुड़ता है स्किल? बिल्कुल जुड़ता है। और इसको आजकल जो स्किल डेवलपमेंट आप बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको कौशल विकास है जी। गुरुकुल के पाठ्यक्रम में कौशल विकास अर्थात स्किल डेवलपमेंट भी है जी। जो कौशल विकास के लिए पहले तो बहुत सारे विषय मैंने जैसे आपको कहा, विज्ञान है, गणित है, बहुत सारे विषय हैं जी। और जैसा कि प्रसिद्ध है कि संस्कृत में 64 विद्याओं का वर्णन है जी, जिनमें पाक विद्या अर्थात भोजन बनाना, जो आजकल होटलों में खाना बनाते हैं भोजन, उसको हमारे यहाँ पाक विद्या बोलते हैं, वो भी है। श्रृंगार, जिसको आजकल ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, वो भी है। सजावट, केश कर्तन, साज सज्जा भी है, फूलों की सज्जा, जो सैया तैयार की जाती है, जो वहाँ फ्लोर मैनेजर बोलते हैं, सिलाई, भवन निर्माण, जादू, उसको वहाँ इंद्रजाल भी कहते हैं, माया जाल भी कहते हैं, लिपि कर्म, पशुपालन, कृषि कर्म, बागवानी, स्वर शास्त्र, वाणिज्य, कथावाचन, सोने चांदी के गहने बनाना, लोहे का कार्य, तैली का कार्य, केश कर्तन, खनिज अन्वेषण, फूलों का कार्य, आतिथ्य सत्कार, भाषण कौशल, व्यवहार, अंजन बनाना, अंजन ये काजल बनाना, और इत्र बनाना, चित्रकारी, व्यायाम, मणिरत्न का ज्ञान, जो रत्न होते हैं और मणियां होती हैं उनका ज्ञान, गायन, कर्मकांड, ये 64 स्किल्स हैं जिनकी शिक्षा गुरुकुल में दी जाती है जी। और गुरुकुल के छात्र का इस प्रकार सर्वांगीण विकास होता है जी। मगर समस्या ये है कि हमारी इन विद्याओं को और हमारे स्किल डेवलपमेंट को लोग जो है उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते और उनको जैसी आवश्यकता होनी चाहिए वैसा फंड या वैसा सहयोग नहीं मिलता है जी। जिसके कारण वो फ्रंट पे लोगों के सामने वो विद्या। मुझे ऐसे लगता है कि जिस जीवन शैली में आज हम खुद को पाते हैं, अपनी अगली पीढ़ी जो है, हमारी अगली पीढ़ी, वो इस तरह की जीवन शैली जी रही है कि जो बातें आप कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है जब तक
इन बातों का प्रचार और प्रसार नहीं होगा तो लोगों तक पहुंचेंगी कैसे? जी ये बहुत जरूरी हाँ, ये प्रचार प्रसार का तो युग है ये, जी इसको विज्ञापन युग कहते हैं। है। जी और विज्ञापन युग में जब तक आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो तब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा। और यही कारण है साथियों कि हमने ये प्रयास किया है और ये प्रयास हमारा आप ही सफल कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो इतनी खूबसूरत गुरुकुल शिक्षा पद्धति है इसके बारे में जन जन तक ये बात पहुंचे और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो जुड़े इससे। गणित की आपने बात की, तो गणित किस तरह से? हमारे यहाँ जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में हम जो पाठ्यक्रम जो सरकार द्वारा सीबीएसई द्वारा निर्धारित जी जी पढ़ाते हैं, और जो हमारा वैदिक गणित है, वैदिक गणित के ऐसे फॉर्मूले हैं, ऐसे सूत्र हैं कि जो मिनटों में कई गुणा भाग कर सकते हैं। अच्छा हाँ, और जब देखिए जब हम कहते हैं कि जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती है, गिनती तो जब शून्य हमारे देश ने दिया तो वो देश में संस्कृत में तो था वो शून्य। तो वो जो हमारी पुस्तकों में गणित है जिसके कारण 100 साल तक, 1000 साल के बाद आने वाला ग्रहण भी उसकी गिनती की जा सकती है। जी वो ऐसा गणित हमारा है जी जिसके आधार पर जी पूरे खगोल के रहस्यों का ज्ञान किया गया। अच्छा आपको ज्ञात होगा कि जी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपनहाइमर ने परमाणु परीक्षण के बाद कहा था कि यह विस्फोट पहला नहीं है। अच्छा महाभारत के काल में भी ऐसा विस्फोट हो चुका, बहुत सारे विस्फोट हो चुके थे। अच्छा उन्होंने कहा था कि जी भारत के ऋषियों को ब्रह्मांड के आकार का पता हजारों वर्ष पहले चल गया। अच्छा शनि का अर्थ, जैसे कि शनि का अर्थ होता है धीमा जी और गुरु का अर्थ होता है बड़ा, जी और हमारे शास्त्रों में इन्हीं शब्दों का प्रयोग है। जी इसलिए इन ग्रहों के नाम उनके गुणों के आधार पर रखे गए। अच्छा भारत का गणित अत्यंत समृद्ध है। जी आर्यभट्टियम में बीज गणित, अंक गणित, प्रमेय, जी समीकरण आदि का वर्णन है। अच्छा शून्य, दशमलव, वर्गमूल और घनमूल की अवधारणा संस्कृत शास्त्र की है। अच्छा जर्मन स्टेट यूनिवर्सिटी ने माना कि सबसे वैज्ञानिक ढंग का कैलेंडर जी हिंदू भारत का कैलेंडर, अच्छा जिसमें नया साल और सौर प्रणाली के बहुवैज्ञानिक परिवर्तन के साथ प्रारंभ होता है। जी वो गणित हम अपने गुरुकुल में पढ़ाते हैं, जी और उसी गणित के कारण जो खगोल का अध्ययन किया गया हमारे विद्वानों के द्वारा, जिसमें भृगु संहिता बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार का जो गणित है, जो वर्गमूल है, घनमूल है, दशमलव है, शून्य है, जब हमारे गणित ने दिया, जी इसलिए हमारा छात्र तो दोनों प्रकार के गणित जानता है। ये इन दिनों जैसे हम सुनते हैं छोटे बच्चों को कि वैदिक मैथ्स पढ़ाइए, वैदिक मैथ्स, क्या ये वही ये है? वही वैदिक मैथ्स, इसी को वैदिक, और इसके शिक्षक नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिक शिक्षा पद्धति में इसका है ही नहीं कहीं, कोई सिलेबस नहीं रखा है। तो अब जब वैदिक शिक्षा पद्धति है, ये हमारी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, इसको मान्यता मिले, इसको सहयोग मिले, इसको सरकार का अनुदान मिले, जी तो वैदिक मैथ, जिसको आप वैदिक मैथ कह रहे हैं, उसके आपको शिक्षक मिलेंगे और आपके बहुत होनहार और बहुत योग्य ऐसे बच्चे, अभी भी भारत के बच्चे बहुत होनहार और बहुत अच्छे अच्छे पदों पे बाहर जाते हैं, फिर और अच्छे जाएंगे। फिर और तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का ही महत्व है। हमने गणित की बात की, विषय बता रहे हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं, विज्ञान की, तो वो किस तरह से पढ़ाया जाता है? और आपने अभी ये कहा कि शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो ये जितने भी विषय हैं इन सब में शिक्षक उपलब्ध हुए हैं? जैसे वैदिक गणित की बात आपने की, उसके शिक्षक हमारे यहाँ। अभी जैसे आपने विज्ञान की बात की, तो विज्ञान में देखिए भारतीय जो विज्ञान है, हमारे गुरुकुल के पाठ्यक्रम में प्रचलित विज्ञान के साथ साथ भारतीय विज्ञान भी है। अच्छा सृष्टि का रहस्य जानने के लिए 5000 वैज्ञानिकों ने 2 साल की कड़ी मेहनत से जिस बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत गॉड पार्टिकल का खोज का दावा किया, उसके विषय में ऋग्वेद और भारद्वाज लिखित अंशुबोधिनी में पहले से ही वर्णन प्राप्त होता है। अच्छा जिसके आधार पर भारतीय वैज्ञानिक श्री सत्येंद्र नाथ बोस ने पहले ही शोध कर दिया था
अच्छा। किंतु पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने तब उसे नकार दिया था। सन 1665 में जी रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के द्वारा जो वर्णन किया था, जी उससे विस्तृत वर्णन महर्षि पराशर ने हजारों वर्ष पहले कर चुके थे। महर्षि पराशर, अच्छा। महर्षि के अनुसार कोश की रचना जी तो कलावेष्टन, रंजक युक्त, रसाशय, जी सूक्ष्म पत्रक और अण्वश्च, इसके आधार पर जी हमारे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया था कि पौधों, वृक्षों और वनस्पतियों में प्राण होता है। जी भृगु, वशिष्ठ, भरद्वाज, अत्रि, गर्ग, शौनक, जी शुक्र, चाक्रायण, नंदीश, कश्यप, अगस्त्य, परशुराम, जी द्रोण, दीर्घतमस, कणाद, चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत, पाणिनि, जी पतंजलि आदि ऐसे महर्षि हुए जिन्होंने जी विमान विद्या, नक्षत्र विज्ञान, रसायन विज्ञान, अस्त्र शस्त्र रचना, जहाज निर्माण आदि प्रायोगिक कार्य किए। जी और चाहे वो आगे फिर जीव विज्ञान के क्षेत्र में है, चाहे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में है, तो रसायन विज्ञान है, तो ये जो तरक्की है, जो विकास है, वो बेस जो है, जो आधार है, वो भारतीय शास्त्रों में है। अब विमान संहिता की बात करें, विमान की बात करते हैं, तो भरद्वाज की जो विमान संहिता, उसमें अनेकों प्रकार के विमानों का उल्लेख है। महर्षि भरद्वाज हुए और महर्षि भरद्वाज के द्वारा विरचित विमान शास्त्र और राजा भोज द्वारा विरचित सम्रांगण सूत्रधार में लकड़ी के वायुयान, यांत्रिक दरबान और सिपाही आदि अनेक यंत्रों के निर्माण का वर्णन है। जी नासा में काम कर रहे एक वैज्ञानिक ने भी सन 1973 में महर्षि भरद्वाज रचित विमान शास्त्र को भारत से मंगवाया था। जी उसी तरह से जो रसायन है, अनेक प्रकार के रसायनों का वर्णन हमारे शास्त्रों में। तो विज्ञान का जो भारतीय विज्ञान है, उस विज्ञान के साथ हम जो अभी प्रचलित विज्ञान है, जो हमारे प्रचलित स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, उसको भी हम साथ में, ताकि हमारे विद्यार्थी कहीं पीछे न रहे, तो उसको भी, और जो भारतीय विज्ञान है उसको भी गुरुकुल के पाठ्यक्रम में चिकित्सा शास्त्र और स्वास्थ्य शिक्षा भी बिल्कुल है। अष्टांग हृदयम, भाव प्रकाश, माधव निदान, सांघर संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में चिकित्सा के अनेक उन्नत पद्धतियों का वर्णन है। सुश्रुत ने 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं अर्थात ऑपरेशन का वर्णन किया। बाघभट्ट ने विविध प्रकार के रोगों के निदान का वर्णन किया। गुरुकुल के पाठ्यक्रम में भूगोल भी है। भूगोल की प्रचलित पुस्तकों का अध्ययन तो कराया ही जाता है, इसके साथ साथ शास्त्रों में वर्णित भौगोलिक ज्ञान भी प्रदान किया जाता है, जैसे वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, पुराण इत्यादि संस्कृत शास्त्रों में भूगोल का विस्तृत वर्णन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसका प्रथम उद्घाटन तो आर्यभट्टियन में ही हुआ है। जी जी जी, काफी वैसे जिम्मेदारी की बात है। बहुत संस्कृत की बात हम कर रहे हैं। संस्कृत कितनी जरूरी है? अगर हम बहुत गुण गाते हैं, देखिए संस्कृत के आज के इस दौर में, कि संस्कृत कंप्यूटर की भाषा है, संस्कृत ये है, संस्कृत वो है, संस्कृत की बहुत ज्यादा नींव पक्की है। लेकिन आज के दौर में संस्कृत भाषा के बारे में आप क्या कहेंगे? आज के दौर में, जहाँ पर मुझे लगता है कि 6ठी क्लास में बच्चे को एक दिया जाता है कि आपको हिंदी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है, या कोई दूसरी बाहर की देश की कोई भाषा पढ़नी है, तो बच्चे, ऐसा क्या है उसमें, ऐसा क्या खास है संस्कृत में जो बच्चे संस्कृत की तरफ और आकर्षित? देखिए, तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो संस्कृत में खास ही खास है, और संस्कृत जैसी वैज्ञानिक भाषा और संस्कृत जैसी मूल भाषा जो हमारी प्रकृति, हमारी शारीरिक संरचना से जो मेल खाती है। अब देखिए, गुरुकुल में महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी से संस्कृत व्याकरण प्रारंभ हुआ, जिसमें की वर्णमाला भी सूत्र रूप में, जो कि इस प्रकार है: आई उन री ऋक ए ओम ए ओ छाय वरट लण यम गण नम झपय गड दस जब गड दस थप चटत चट तव कपय शश शर हल। तो ये हमारा बेस है। जैसे ये तो बहुत खूबसूरत सा एक गीत मुझे सुनाई दिया, ऐसे लगा कि आपने कुछ गा दिया।
तो ये हमारा वेश है। जैसे मैंने क्या बताया, ये 14 माहेश्वर सूत्र है, ये ऐसे नहीं मैंने बोल दी, ये वहां वैज्ञानिक पद्धति से आगे समझाया गया है कि जब ये आई उण री ऋ ए ओम, यानी एक एक स्वर का और एक एक व्यंजन का स्थान, अल्प प्राण, महाप्राण, प्रियत, महाप्रियत, ये सब निर्धारित है। और ये अनुस्वार का, विसर्ग का, और ये जो शब्द है, शब्दों के मूल में जो धातुएं हैं उनका वर्णन एक विस्तार जो पाणिनि ने दिया है। जैसे आप बोलो वैसे लिखो, और जैसे लिखा है वैसे बोला जाए, और जो बोला जा रहा है वो आप प्रकृति से मिला हुआ, आपकी जो शारीरिक संरचना है उसके अनुकूल है। हमारे जो अक्षर हैं, अगर ए आपने कहीं अमर लिखना है तो उसको ए ही लिखना है, उसको ए ही लिखना है। जी जी जी, है ना। ये माहेश्वर सूत्र पूर्ण रूप से वैज्ञानिक जी। इसके उच्चारण मात्र से गले का स्वर स्पष्ट होता है। अच्छा। कल्पना शक्ति तथा स्मरण शक्ति मजबूत होती है। अच्छा। सभी भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि संस्कृत का व्याकरण पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। जी। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी अपने शोध में स्पष्ट किया है कि संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है। जी। जिससे व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश के साथ सक्रिय हो जाता है। जी। संस्कृत में वार्तालाप करने से व्यक्ति में भी बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों को लड़ने के लिए रोग निरोधक शक्ति का विकास होता है। अच्छा। और व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता है। जी। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी में इस तरह का शोध हुआ है। जी। अमेरिका में भी नर्सरी कक्षाओं में संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है। जी। वैज्ञानिक मानते हैं कि संस्कृत पढ़ने से विज्ञान की शिक्षा में आसानी होती है। अच्छा। ब्रिटेन वर्तमान में जी। श्री चक्र पर आधारित एक रक्षा प्रणाली पर शोध कार्य कर रहा है। अच्छा। और इसीलिए ब्रिटेन में नर्सरी कक्षाओं में संस्कृत की शिक्षा के लिए कुछ स्कूल भी खोले गए। जी। तो और भाषाओं पर हमारा पूरा प्रभाव है। संस्कृत का प्रभाव दुनिया की सभी भाषाओं पर, और जिसने संस्कृत सीख ली वो विदेशी भाषाएं बहुत जल्दी सीख लेता है। जल्दी सीख लेता है। अच्छा। भारतीय तो भारतीय भाषाओं पे तो है ही है, वो तो है ही। हाँ, मगर विदेशी, क्योंकि व्याकरण इसका ऐसा, इसका जो संरचना है वो ऐसी है कि व्यक्ति एक बार इसको सीख जाए, अगर उसकी इच्छा है कि वो अन्य भाषाएं सीखना चाहे। हमें कहते हैं एक बार आप संस्कृत सीखें और आप किसी भी देश में चले गए, वहां की अगर आप भाषा सीखना चाहेंगे आप जल्दी सीख जाएंगे। ये तो वो कोडिंग वाली बात होगी। उसको आप कैसे डिकोड करते हैं ये आपके ऊपर है ना। जिस भी भाषा में आपने डिकोड करना है आप कर लें। बहुत सुंदर बातचीत हो रही है हमारी। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। इतनी बढ़िया बातचीत हो रही है हमारी। हम गुरुकुलों की बात कर रहे हैं और एक स्वप्न है। मैं चाहती हूँ और आपके दिल की भी बात है कि एक समय ऐसा आए कि जब हम स्कूल ना कहकर गुरुकुल कहें, है ना। ये बहुत सुंदर बात है। अच्छा, अगर मैं वापस गुरुकुल में आती हूँ तो पढ़ने की बात हमने कर ली, अलग अलग विषयों की बात हमने कर ली। खेलकूद बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये कहते हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद भी बहुत मायने रखता है। तो गुरुकुल में खेलकूद का क्या जी, गुरुकुल के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, खेल व योग भी है। देखिए, खेल की जो अवधारणा है, क्रीड़ा की जो अवधारणा, क्रीड़ा, जी जी, तो वो जो अवधारणा ही गुरुकुल से आई जी। जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, जब विश्व में लोग खाना कैसे बनाया जाता है वो सीख रहे थे, कपड़े कैसे पहने जाते हैं वो सीख रहे थे, तब हमारे यहाँ गुरुकुलों में खेल हो रहे थे। जी जी। और हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए लोग पंक्तिबद्ध होते थे। तो उस दौर की ये शिक्षा पद्धति है। और जो खेलों की जो हमारे यहाँ जो श्रृंखला है बहुत लंबी है। आपने मल्ल युद्ध सुना होगा। तो मल्ल युद्ध जो है उसको युद्ध भले जोड़ा गया है, वो युद्ध इसलिए जोड़ा गया है कि वो बाद में युद्ध में भी परिवर्तित हो जाए। जैसे निशानेबाजी है तो निशानेबाजी युद्ध में भी होती है, बिल्कुल होती है। जैसे तीरंदाजी है तो हमारे यहाँ भी मतलब वो तीरंदाजी सिखाई जाती थी।
धनुर्विद्या उसको धनुर्विद्या माना जाता है, तो वो भी एक खेल है। हम्म, और ये जो खो खो है, शतरंज है, वो हमारे उसकी देन है। अच्छा, हाँ, शतरंज जो हमारे जी, जी। इसकी देन है। जी, तो इस तरह के कई खेल जो है वो भारतीय देन है और भारत में खेले जाते रहे हैं। और तलवारबाजी, गदा युद्ध, भाला प्रक्षेपण जी, इत्यादि विद्याएं संस्कृत में वर्णित हैं। जी, महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र से तो आप सभी परिचित हैं ही। जी, इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के शारीरिक व्यायाम और खेल संस्कृत शास्त्र में उपलब्ध हैं, अच्छा, जिनके माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। जी, मतलब ये हमारे यहाँ खेल होती है और इनकी प्रतियोगिता है हमारी। क्या बात। तो अब ये जो आप दृष्टि जब रखेंगे, तो जो खेल की दृष्टि है, तो खेल की दृष्टि में तो बहुत सारे खेल बनते हैं और भारतीय खेल। जी, तो भारतीय शिक्षा पद्धति में जो गुरुकुलों में जो खेल है, अभी भी हम अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों की खेल प्रतियोगिता कराते हैं, जिसमें जैसे दौड़ है, कूद है, ये तो सामान्य है। बाकी जैसे कंदुक क्रीड़ा हो गई, लंबी कूद हो गई, और खो खो भी खिलवाते खो खो भी होती है। खो खो की प्रतियोगिता भी करते हैं, हैं। खो अच्छा, खो की प्रतियोगिता भी करते जी, हैं, जी, तीरंदाजी की, तो ये सब प्रतियोगिता। और हमारा तीरंदाजी में ही हमारे गुरुकुल के कुछ विद्यार्थियों ने तो राष्ट्रीय स्तर पे मेडल भी जीते। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, और कुछ गुरुकुल के विद्यार्थी दौड़ में इस तरह के मेडल भी जीते। जी, जी, जी। अच्छा आचार्य जी, हम जिस जीवन को जी रहे हैं ना, ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा आधुनिक, हम आधुनिकता की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब हम गुरुकुल की बात जब करते हैं, तो पहली बात जो जहन में आती है वो ये है कि कहीं इस आधुनिकता में गुरुकुल पीछे तो नहीं छूट रहा है? जी नहीं, जी, किस तरह से? गुरुकुल के पाठ्यक्रम में भारतीय तकनीक भी है। अच्छा, जी, छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। जी, रशियन स्टेट यूनिवर्सिटी ने शोध करके बताया है कि संस्कृत वह भाषा है जो अपने वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों में सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी, जी, टेक्नोलॉजी रखती है। अमेरिकन संस्कृत इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क के महानगर में सन 1990 में प्रारंभ हुआ, जिसमें संस्कृत में विज्ञान, जी, तकनीकी आदि विषयों पर शोध कार्य हो रहा है। जी, वैज्ञानिकों ने माना कि संस्कृत भाषा वर्तमान में उन्नत क्रिलियन फोटोग्राफी तकनीक में इस्तेमाल हो रही है, जी, जबकि वर्तमान में उन्नत क्रिलियन फोटोग्राफी तकनीक सिर्फ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही मौजूद है। जी, नागपुर के संस्कृत विद्वान डॉक्टर एस.सी. सहस्रबुद्धे ने जी, अगस्त्य ऋषि की संहिता के उपलब्ध कुछ पृष्ठों के अध्ययन पर इलेक्ट्रिक सेल बनाने की विधि का पता लगाया। जी, गुरुकुल के पाठ्यक्रम में भाषा विज्ञान भी है, अच्छा, जैसा कि यूएनओ ने बताया है कि जी, दुनिया की सभी भाषाओं की मां संस्कृत है। जी, सभी भाषाएं 97% प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस भाषा से प्रभावित है। जी, फोर्ब्स पत्रिका ने बताया है कि जी, दुनिया में अनुवाद के उद्देश्य के लिए उपलब्ध सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। अच्छा, फोर्ब्स पत्रिका ने ही सन 1987 में लेख प्रकाशित किया था कि कंप्यूटर में इस्तेमाल के लिए संस्कृत सबसे अच्छी भाषा है। जी, नासा वैज्ञानिक द्वारा एक रिपोर्ट भी दी गई थी कि छठी और सातवीं पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा सबसे अधिक उपयोगी, जी, जिससे सुपर कंप्यूटर अपनी अधिकतम सीमा तक उपयोग किया कर सकता है। जी, इसके लिए एक परियोजना भी प्रारंभ की गई है और चल रही है। अच्छा, इसके बाद दुनिया भर में संस्कृत सीखने के लिए भाषा क्रांति होगी, ऐसी आशा है। जी, ताड़ के पत्तों पर लिखी संस्कृत की 60,000 पांडुलिपियां नासा ने शोध के लिए मंगवाई। जी, जो आप अपने गुरुकुल में करा रहे हैं, तो ये किस तरह से कहते हैं ना, वो तराजू का कांटा किस तरह से आप बीच में लेकर आते हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति यद्यपि बहुत प्राचीन है, किंतु वो जितनी प्राचीन है, हमारा एक नारा होता है बच्चों के लिए कि संस्कृतम पठ आधुनिको भव, अर्थात कि संस्कृत पढ़ो और आधुनिक बनो। अब देखिए, मुझे संस्कृत बचपन में कभी पढ़ी थी, लेकिन आपने जो कहा मुझे समझ आ गया।
जी ये खूबसूरती है संस्कृत की। बिल्कुल मैं पूरा समझ गई आपने जो कहा। देखिए एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जी कि संस्कृत कठिन है कठिन है कठिन। अब किसी को तुम बोलते रहो कि कठिन है कठिन है कठिन है तो लोग चारों लोग यही सोचेंगे, उसके पास ही नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पहुंच गया और पहले से उसको बोल दिया ये बुरा है बुरा है बुरा, तो उसके दोस्त भी नहीं बनेंगे। तो वही हाल विचारधारा ही वैसी विचारधारा वैसी बना दी। जी जी। संस्कृत इतनी सरल है क्योंकि वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक। यहाँ दो दो चार ही होता है। हम्म। यहाँ अगर आप, मैंने शुरू में बताया कि ए अगर लिखना है तो ए ही लिखा है। तो अब फलम फले फलानी और फलम पतति होगा, पतति ही होगा। तो वो सामान्य सी नियम है इसके। तो हमारा जो छात्र है वह जितना प्राचीन विद्याओं को पढ़ता है उतनी आधुनिक विद्याओं में भी पारंगत होता है। हमारे छात्र बहुत अच्छी तरह से कंप्यूटर भी जानते हैं। जैसे आधुनिक और जो क्षेत्र हैं उनमें भी वो दक्ष होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये अपने छात्रों को पिछड़ापन में हमको लगा देंगे। कोई कहे कि जी नहीं आप गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं तो आप उनको 16वीं शताब्दी में, ऐसा नहीं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम उनको आधुनिक नहीं बनाएंगे या वैज्ञानिक पद्धति उनको नहीं सिखाएंगे या उनको, जिसको आजकल मॉडर्न बोलते हैं, उनको मॉडर्न का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम मॉडर्न का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम पाश्चात्य वेशभूषा पाश्चात्य संस्कारों को अडॉप्ट करें। ये कतई नहीं, ये नहीं है। मॉडर्न का अर्थ ये नहीं है। लोग उसको गलत समझते हैं कि अगर हमने अंग्रेजी बोल दी तो हम मॉडर्न बोल दिए, अगर हमने जीन्स और टिप टॉप रह गए तो हम मॉडर्न, ऐसा नहीं। मॉडर्न का अर्थ विचारधारा से। मॉडर्न का अर्थ है कि आप नई दुनिया के साथ आपके विचार विनिमय कैसे हो और आप जो नई टेक्निक है और नए संसाधन है उनका कैसे उपयोग कर रहे हैं, ये है मॉडर्न। तो हमारे बच्चे आधुनिक। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपसे बात करके कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे अंदर, दिलों के अंदर, हमारे जहन के अंदर एक चीज ऐसी डाल दी गई है कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। मुझे याद है मैं जब बच्ची थी तो हम खेलते थे। अब देखिए बच्चा खेल रहा है लेकिन वो क्या कहकर खेल रहा है वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उससे जाता चला जाता है। फलम फले फलानी संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी तो टीचर से मार खानी। ये बना दिया गया। हमें नहीं पता था, हम तो उस समय मासूम थे, हम छोटे थे, हम तो खेलते थे, हमें लगता था हम गा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़े हुए तो शब्द जब हमें समझ आए तो हमें लगा ये तो गलत है। क्लास में जाकर के, कक्षा में जाकर के यही याद आने लग गया, ये सिखाया गया कि संस्कृत के टीचर को देखते ही लगा कि ये बड़ा मुश्किल है, ये तो कभी नहीं आएगी, कभी ना आने वाली बात है। ये एक कुचक्र चला। जी जी। अब हम थोड़ा सा अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। और देखिए जब हम स्कूल में होते हैं तो कहते हैं कि हर बच्चे में एक कुछ खास होता है। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, नृत्य करता है, और कोई बहुत अच्छा बोलता है, वक्ता होता है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर मैं कहूँ अंग्रेजी में, तो अब इन सब चीजों का भी क्या गुरुकुल में ख्याल रखा जाता है? जैसे मान लीजिए थिएटर हो गया, वर्कशॉप हो गई, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ ऐसी वर्कशॉप्स हो गई। बिल्कुल होती हैं। अच्छा। गुरुकुल के पाठ्यक्रम में थिएटर या कहें नाट्यशास्त्र और नृत्य भी है जी। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसी का तो अनुकरण करके सारी दुनिया नाट्य या थिएटर कर रही है। सन 1883 में अंग्रेजों के शासन में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनकर सर विलियम्स जोन्स जब भारत आए थे तो वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़े थे और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, पर्शियन, अरबी, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। यहाँ आकर उन्हें संस्कृत के विषय में जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने बंगाली ब्राह्मण रामलोयन कविभूषण से संस्कृत सीखी और संस्कृत में दक्षता प्राप्त की। फिर उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ा और अध्ययन के मध्य में ही उन्होंने अपने पिताजी को
एक चिट्ठी लिखी जी कि मैं 2000 वर्ष पुराने एक संस्कृत नाटक को पढ़ रहा हूँ। इसकी रचना हमारे महान लेखक शेक्सपियर के इतने समीप है कि लगता है कि शेक्सपियर ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन तो नहीं किया। अच्छा बाद में उन्होंने शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। जी संस्कृत में अन्य पुस्तकें भी उन्होंने लिखी। अमेरिका, रूस, स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रिया वर्तमान में भरतनाट्यम और नटराज के महत्व के विषय में शोध कार्य कर रहे हैं। जी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने नटराज की मूर्ति है। ये सब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का ही महत्व दर्शाता है। जी हमारे यहाँ जैसे खेल का मैंने बताया कि खेल की होती है, खेल की भी प्रतियोगिताएं भी होती हैं, खेल के वर्कशॉप भी होते हैं, नाटक की वर्कशॉप, हाँ वही मैं पूछना जी नाटक की वर्कशॉप, संगीत की होती है, अच्छा हाँ, और गणित की, वैदिक गणित की स्पेशल कक्षाएं भी होती है, अलग से वर्कशॉप भी होती है। तो संगीत में आप हिंदुस्तानी क्लासिकल जी संगीत सिखाते हैं? क्लासिकल। अरे बहुत बढ़िया। संगीत के संबंध में जी सामवेद, तत्तिलम, बृहद्देशी, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधा जैसे ग्रंथों में बहुत उपयोगी ज्ञान। अच्छा इसीलिए जी भारतीय संगीत एवं नृत्य की विशेषता को पूरा संसार मानता है। जी संगीत का आविर्भाव सामवेद से ही हुआ, जी इसलिए संस्कृत का छात्र संगीत में अधिक दक्ष होता है जी और नृत्य भी उसमें, मतलब जो सीखना चाहे बच्चे वो उसके लिए भी हम वर्कशॉप करते हैं। और ये इस तरह से उसको पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम उनके भ्रमण की भी बात करते हैं जी और मार्च पास्ट भी उनको करवाते हैं और इस तरह से बहुत सारी गतिविधियां छात्रों को हम करवाते हैं। और जो विषयेतर जो अन्य चीजें होती हैं जैसे कभी कोई समूह गान, इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे स्कूलों में अलग अलग त्योहार जब मनते हैं जब तो हम छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं बच्चों को लेकर, बच्चों वो को सब लेकर, होते रहते वो हैं, सब- गतिविधियां वो चलती हैं, सब वो चलती रहती हैं। चलिए ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि एक आम स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, चाहे वो प्राइवेट कह लें, गवर्नमेंट कह लें, जिस भी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक गुरुकुल स्कूल में जाने वाला बच्चा, तो मुझे दोनों चीजों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है बल्कि गुरुकुल में एक कुछ आप खास अलग भी करा रहे हैं उसके साथ साथ। इसलिए मैंने कहा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति खास है, विशेष अपने आप में खास है, बिल्कुल। तो आचार्य जी, एक क्योंकि मैं महिला हूँ तो मुझे एक बात याद आई है, पूछनी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। गुरुकुल क्या सिर्फ और सिर्फ लड़कों से जुड़ा है या लड़कियों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग? बिल्कुल यही बताइए, बहुत जरूरी है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में कन्याओं के गुरुकुल भी होते हैं और अच्छा। कन्या के गुरुकुल भी है और दिल्ली में भी कन्याओं के 2 गुरुकुल हैं हाँ, और भारत में बहुत सारे गुरुकुल हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं जी कि कन्या गुरुकुल की ही एक छात्रा आईएएस में 8वें रैंक पे आई अरे वाह, और 2014-15 में, क्या बात है। और गुरुकुल की छात्रा, वही वो गुरुकुल में पढ़ करके उसने फिर उसके बाद कॉलेज भी नहीं गई, मैंने उसने कॉलेज प्राइवेट किया और वो आईएएस निकली और सिविल सर्विस। तो गुरुकुल में कन्याएं भी पढ़ती हैं। और ये तो एक मैंने लड़की की बात की है, बहुत क्षेत्रों में, खेलों में भी गुरुकुल की छात्राएं जाती हैं और प्रोफेसर और कुलपति तो कई बनी, वाइस चांसलर। अच्छा, हाँ, तो गुरुकुल की जो छात्राएं होती है वो भी बहुत आगे है। भारत में जैसे प्रचार प्रसार किया जाता है कि जी वो लड़कियों को पीछे रखा है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जो बराबरी अगर कहीं देखा जाए तो वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में देखा जाए। बल्कि अभी तक तो हम यही समझते थे कि गुरुकुल जो है वो केवल लड़कों के लिए है, कन्याओं के लिए ऐसा वही तो हम कह रहे हैं कि जो मिथ्या प्रचार किया जाता है और उसके झांसे में सब लोग आ जाते हैं। और गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आज भी मुख्य धारा में इसीलिए नहीं लाया जा रहा है और न किसी का ध्यान जाता है कि ये भारत की पहचान है। और अगर भारत को आपने टॉप, जो आजकल लोग कहते रहते हैं कि महिलाओं का विकास किया जाए, महिलाओं को आगे लिया जाए, महिलाओं को के लिए अवसर दिए जाए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि आप गुरुकुल पे ध्यान दीजिए और गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपनाइए।
महिलाएं अपने आप ही सशक्त हो जाए और महिलाएं अपने आप ही आगे बढ़ जाए। बात करने की जरूरत ही नहीं है। बात करने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा आचार्य जी, जैसे 10वीं के बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं ना कि जी साइंस लेना है, ह्यूमैनिटी लेना है या फिर आपने कॉमर्स से, और उसके बाद फिर साइंस वाले बच्चे जाहिर सी बात है डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। आजकल बच्चों की बहुत रुचि मैंने देखी है, लॉ बहुत करना चाह रहे हैं, कानून की पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो ये 10वीं के बाद ये गुरुकुल में लेबोरेटरीज वगैरह की भी फैसिलिटी होती है अगर कोई मान लीजिए चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहता है बच्चा, तो किस तरह से तैयारी होती है? देखिए ऐसा है कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गुरुकुल चल रहे हैं वे अपने योग क्षेत्र से चल रहे हैं, यानी वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम पे खुद चल रहे हैं। उनको सरकारी सहायता नहीं मिलती है, तो जितना वो कर पाते हैं उतना वो करते हैं। और उसके बावजूद अभी जिस कन्या की बात की, कन्या उस लड़की की बात की, उसने गुरुकुल में पढ़ने के बाद 12वीं के बाद लॉ ही किया था। अच्छा। जो IAS बनी। अच्छा। और उसके अलावा जो गुरुकुल में मतलब 12वीं के बाद ऐसा नहीं है कि वो केवल संस्कृति, बहुत सारे बच्चे अन्य क्षेत्रों में गए गुरुकुल। कोई मिलिट्री में गया, कोई NDA में गया। अच्छा। NDA 12वीं के बाद जी। तो बहुत क्षेत्रों में जाते हैं बच्चे। गुरुकुल के जो बच्चे हैं वो कहीं पीछे नहीं है और हर विषय लेते हैं। 12वीं के बाद तो कोई भी कुछ भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। क्योंकि हम देखिए हमारे यहाँ की देखिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति कोई भारत की शिक्षा पद्धति से अलग, मतलब भारत का जो CBSE का है उससे कोई अलग नहीं है। सिर्फ यहाँ ये है कि हम भारतीय विद्याओं को प्राथमिकता देते हैं। यानी हमारे बच्चे को जो जनरल नॉलेज है, जो जनरल ज्ञान है, जैसे गणित का एक जनरल ज्ञान वो है सामान्य जो गणित, अब अगर उसमें वैदिक गणित जोड़ो तो खास हो गया। बिल्कुल। ऐसे साइंस है, जो साइंस बच्चा पढ़ रहा है अगर उसमें भारतीय विज्ञान जोड़ दिया तो खास हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ते हैं और वो खास जब बनते हैं। आपने सुना भी होगा जब कई बच्चे जैसे बाहर कोई उन्नति करते हैं विदेश में जाकर, तो कईयों ने कहा कि जी हमने वैदिक मैथ पढ़ी थी, सुना होगा। कई बच्चे कहते हैं कि जी हमने गीता पढ़ी थी, जब उसमें जाते हैं IAS में निकलते हैं। कई बच्चे कहते हैं हमने गीता पढ़ी थी। अभी एक खिलाड़ी थी, उसने बोला था कि जी मैं तो गीता से बड़ी प्रभावित थी। तो ये सब बातें जब निकलती हैं तो ये तो उन बच्चों की है जो साइड में पढ़ते हैं। गुरुकुल के बच्चे जब निकलते होंगे तो वो कोई उनका इंटरव्यू नहीं लेता है, तो वो बोलेंगे हम गुरुकुल के विद्यार्थी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आपसे बातें करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, विडंबना है कि अपनी ही शिक्षा पद्धति अपने ही लोगों को बतानी पड़ रही है कि ये कितनी जरूरी है और कितनी खास है। जी बिल्कुल, ये विडंबना है। ये विडंबना है। जी जी। अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, आपने कहा 12वीं के बाद बच्चे, तो जैसे 10वीं में CBSE बोर्ड होता है, दूसरे भी बोर्ड्स होते हैं, 12वीं में भी होते हैं, तो ये गुरुकुल के बच्चे भी बोर्ड में बैठते हैं क्या? जी, उनका बोर्ड होता है, वो भी बोर्ड है, अलग से बोर्ड है, उनका भी बोर्ड है। और जो CBSE के तहत हमारे गुरुकुल हैं वहाँ भी बैठते हैं, और हमारा भी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का वो हर स्टेट में बोर्ड होता है। अच्छा, अलग से बोर्ड होता है उनका। तो जैसे कहते हैं ना कि वो बोर्ड एग्जाम जब देते हैं तो हर साल हम देखते हैं कि इस बार बच्चों ने कितना अच्छा किया, तो ये जो उसका जो ग्राफ है वो आप देखते हैं कि और सुनिश्चित करते हैं कि हर साल ये इसका ग्राफ बढ़ता चला जाए। जी। और जैसे एक सामान्य स्कूल में लाइब्रेरी होती है बच्चों के लिए, तो गुरुकुल में इस तरह से सारी व्यवस्था है बच्चों की? गुरुकुल का जो छात्र है जी, वो जो हम ये लाइब्रेरी साइंस की बात करते हैं ना जी, तो लाइब्रेरी साइंस जो है वो जितना अच्छा गुरुकुल का विद्यार्थी समझेगा
हमने बताया है ना कि जब विश्व में अन्य देश सभ्य होना सीख रहे थे तो हमारे यहाँ पुस्तकालय बन गए, हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती थी। भारत में प्रायः प्रत्येक गुरुकुल में पुस्तकालय हुआ जी। शास्त्रों में पुस्तकों व पांडुलिपियों के संरक्षण के उपाय और व्यवस्थापन के अनेक उपाय वर्णित। ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी से पूर्व स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय में 9 मंजिला पुस्तकालय था, जिसमें रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर नाम के 3 भाग थे, जिसमें सभी विषयों पर 90 लाख से अधिक पुस्तकें थी। किंतु 1190 में बख्तियार खिलजी ने जब इसे जलाया था तो यह 3 महीने तक जलता रहा। तो ऐसा जो पुस्तकालय का ज्ञान है वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के पास है और हम अपने विद्यार्थियों को ये पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा दें। तो हमारे जो पुस्तकालय पांडुलिपि और जो किताबें रखने की जो कला है वो हमारी विद्याओं में संगीत है और हमारे पास विद्याएं हैं कि पुस्तकें कैसे संरक्षित की जाए। तो हमारा विद्यार्थी तो अतिरिक्त सीखता है कि लाइब्रेरी में पुस्तकें कैसे समाहित किया जाए, पुस्तकों का संरक्षण कैसे किया जाए, पुस्तकें का वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो ये होता है और पुस्तकालय तो होता ही, पुस्तकालय सामान्य पुस्तकालय तो होता है। आचार्य जी, आज की तारीख में मैं देखती हूँ जो माँ बाप हैं, तो कहते हैं ना अंग्रेजी में यंग पेरेंट्स, वो अभी अभी माँ बाप बने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं देखती हूँ उनको अंग्रेजी में बात करते हैं अपने बच्चों से और पूरी कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी में बच्चा बात करे। हिंदी तो मतलब आप संस्कृत की बात कर रहे हैं, हिंदी में भी बच्चा बात ना करे, क्योंकि हिंदी को कहा गया है संस्कृत की बेटी है हिंदी। जी। तो ऐसे में जब माँ बाप अपने बच्चे को अगर गुरुकुल में डालते हैं तो वहां पर क्या अंग्रेजी भाषा भी आप बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो 12वीं के बाद, देखिए जब बाहर जमाने में खुले में जाएंगे ना जब, तो उनको वो हर तरीके से तैयार होने वाली बात है। तो अंग्रेजी के बारे में जी, वो देखिए जब वैश्वीकरण की बात करते हैं, जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं जी, तो हम अपने बच्चे को ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा वसुधैव कुटुंबकम की बात जब करे तो उनकी भाषा न जाने जी। और जब हम दूसरों की भाषा जानेंगे तो अपनी बात और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जितनी अच्छी संस्कृत पढ़ाई जाती है उतनी अच्छी अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है और हमारे बच्चे जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं वो तो अंग्रेजी में बहुत सारी होती हैं, तो उनमें प्रवीण होकर के आगे निकलते हैं। तो हमारे जो गुरुकुलों में है, हिंदी है, संस्कृत है और अंग्रेजी है। और उसके अलावा हम एक बात और करते हैं, अभी जो है नई शिक्षा नीति में, भारत सरकार को तो नई शिक्षा नीति में ये करना पड़ रहा है कि जी मातृभाषा का संरक्षण किया जाए, ये नई शिक्षा नीति में। जी। तो हम तो पहले से ही बच्चों को मातृभाषा में बोलने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि जो सबसे पहले मातृभाषा जो बच्चा बोलेगा वो सारी भाषाएं बहुत अच्छी तरह बोलेगा। जी। तो मातृभाषा के साथ साथ संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, ये हमारे यहाँ बच्चों को सिखाएं। जी। आचार्य जी, आजकल देखा गया है कि नया जमाना है, लोगों में सब्र नहीं रहा है, तो परेशान रहते हैं और इस परेशानी के चलते, मैं गलत नहीं हूं तो बाबा कल्चर बहुत बढ़ रहा है, जो थोड़ा सा बता देता है आपके जीवन के बारे में, आप उसकी तरफ हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में जो असल ज्योतिष है वो एक आम आदमी को नहीं पता चलता कि ये क्या कह रहा है सामने वाला। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, ज्योतिष की बात करूं, तो गुरुकुल में ये भी एक क्या विषय है, सब्जेक्ट है? जी, गुरुकुल के पाठ्यक्रम में ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र भी है जी। इन दोनों विषयों का ज्ञान बिना संस्कृत जाने हो ही नहीं सकता। वेदांग ज्योतिष, भृगु संहिता, बृहत पराशर होराशास्त्र, बृहत संहिता, बृहत जातकम, फल दीपिका, लघु पराशरीयम जैसे ग्रंथ जो है वो संस्कृत में है। अतः इन शास्त्रों में जितना प्रवीण गुरुकुल का छात्र हो सकता है उतना अन्य नहीं हो सकता।
जी जर्मन स्टेट यूनिवर्सिटी ने तो माना है कि सबसे वैज्ञानिक ढंग का कैलेंडर भारतीय हिंदू कैलेंडर है, जी जिसमें नया साल और सौर प्रणाली के भूवैज्ञानिक परिवर्तन के साथ प्रारंभ हुआ। जी देखिए, जो ज्योतिष है वो उसका बेस है गणित, जी और जो 6 वेदांग हैं उनमें गणित को सबसे ऊपर माना गया है, और बगैर गणित के ज्योतिष नहीं है। तो जिसको गणित बहुत अच्छा रहेगा उसका ज्योतिष बहुत अच्छा होगा, और फिर उसके बाद वास्तुशास्त्र भी जो चलता है। ज्योतिष में तो वैसे ही कहते हैं कि ये तो है ही कैलकुलेशन वाली बात। कैलकुलेशन है। तो ये जो ग्रहों की गिनती है, ग्रहों की गणना, ग्रहों की दूरी, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दशाएं, तो ये लग्न हो गया, तो ये गणित जो है, अब जिसका गणित बहुत अच्छा होगा उसका फिर आगे उनका जो ज्ञान है, तो जो शास्त्र है वो तो संस्कृत में ही है। अगर संस्कृत पढ़ेगा तो उसका बहुत अच्छा ज्ञान होगा। अब देखिए, अनुवाद के माध्यम से ज्योतिष और वास्तु आप सीख सकते हो, पर उसमें आप निपुण या सिद्ध हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। और इसमें आप जो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे बाबा या बहुत सारे लोग, इसका जो है ना, क्योंकि आप जो व्यक्ति धर्मभीरू होता है, जो व्यक्ति ज्योतिष को मानता है, जो व्यक्ति अपनी परंपराओं को मानता है, तो वो तो ज्ञानी को ढूंढता रहता है, और समाज में कमी है। क्योंकि देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति की अवहेलना होने के कारण हमारे समाज को ये खामियाजा भोगना पड़ रहा है कि हम आजकल जो ज्ञानी है उसकी ढूंढ खोज में कहीं गलत जगह फंस जाते हैं, और वो खामियाजा है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो वो जो हमने खोया है उसको अगर हम वापस पाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है कि हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति का संरक्षण करें और उसके लिए लोगों को प्रेरित करें कि भाई, भारत की जो शिक्षा पद्धति है, आज हम सोचते हैं कि नहीं, कोई बाहर से, हम तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का कोई ज्यादा ध्यान देते नहीं है, हमें तो बस केवल ज्योतिष की जरूरत पड़ती है तो मंदिर में चलेंगे। तो मंदिर में भी जो ज्ञानी आएगा कहां से आएगा? और आपको अगर कभी कोई कर्मकांड करना है, उसके लिए ज्ञान कहां से आएगा जब आपकी पद्धति नहीं है, जब पता ही नहीं चलेगा, सीखेगा ही नहीं तो कहां से? तो ये जो वास्तु है, ये जो ज्योतिष है, ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति में एक विषय होता है, और ये एक विषय है, जैसे विज्ञान एक विषय है, कंप्यूटर एक विषय है। कई लोग सोचते हैं कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में खाली ज्योतिषी पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं। ये तो एक विषय है, जिसकी रुचि है वो इसको भी ले सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस हमारे यहाँ कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट है, उसमें केस कर्तन भी है, जिसको मतलब हम ये कहें कि नाई का जो काम, सिलाई का भी काम है। अब जिसमें उसकी रुचि है वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में सारी बातें तो जीवन से जुड़ी हुई जीवन से जुड़ी। अब अगर बाल काटने वाला कोई नहीं होगा तो ये भी जरूरी है। बिना बाल काटे हम लोग कैसे रह सकते? और देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को उसको एकदम से ये मतलब वो प्रचारित कर दिया गया कि नहीं, ये तो एक केवल जो है ना, ये पूजा पाठ करने वाली। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो प्रचार है, जैसे आपने पहले बताया था ना, वो स्थलम भले बुलाने वाला, ऐसे ही ये भी मिथ्या प्रचार कर दिया गया, और जिसका नुकसान जो है वो भारतीय समाज को हुआ। भारतीय समाज को। बिल्कुल। आचार्य जी, जैसे एक इम्प्रेशन होता है कि भाई बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए समझ लीजिए अरब खरबोपति जो कुछ लोग होते हैं, उद्योगपति बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आपको। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक गुरुकुल से पढ़ा हुआ बच्चा जो बाहर निकलेगा, जो बाहर समाज में निकलेगा, जब मार्केट में निकलेगा, तो वो अपने आप को मजबूती से खड़ा कर पाएगा और बड़ा इंसान बन पाएगा? देखिए कि जहां एकाग्रता चाहिए, चाहे वो उद्योग है, चाहे वो कोई सर्विस का एग्जाम है, तो वो तो उसकी उस एकाग्रता की जो पाठशाला है, और उसका अगर कोई बहुत अच्छी जगह है, वो तो गुरुकुल।
गुरुकुल के पाठ्यक्रम में प्रबंधन विषय भी है। जी। आप जानते हैं कि गुरुकुल का छात्र बचपन से गुरुकुल में रहता है, हम्म, वहाँ के प्रबंधन और व्यवस्था को देख देख कर वह प्रबंधन में स्वतः दक्ष होता है। जी। तथापि सैद्धांतिक रूप से वैदिक साहित्य, पुराण साहित्य, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, चाणक्य नीति, शुक्र नीति, रघुवंश इत्यादि ग्रंथों में प्रबंधन से संबंधित अत्यधिक उपयोगी ज्ञान के साथ साथ उसे प्रचलित प्रबंधकीय साहित्य का भी परिचय और ज्ञान भी दिया जाता है। जी। गुरुकुल के पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र भी है। अच्छा। सभी विषयों का स्रोत वैदिक साहित्य है। जी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य प्रबंधन, राजनीति, सामाजिक आर्थिक संगठन आदि के उपयोगी सिद्धांत है। जी। पंचायती राज पहली अवधारणा वैदिक साहित्य में दी है और चाणक्य ने तो पंचायती राज व्यवस्था को सुशासन के लिए अत्यधिक उपयोगी माना था। जी। इसके अतिरिक्त शुक्र नीति, याज्ञवल्क्य संहिता, नीति साहब जैसे ग्रंथ भी हैं जिनमें अर्थशास्त्र बहुत अच्छा वर्णित प्रतिपादित है। तो ये तो आचार्य जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कुछ पूछ लिया आपसे, लेकिन कुछ जो आपको लगता है मुझसे छूट गया है, कुछ बताना चाहें आप सभी लोग जो आपको देख रहे हैं, इसमें नौजवान लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बच्चे भी हो सकता है गाय वगैरह देख ही रहे हों, तो कोई संदेश आप देना चाहें कुछ अपनी तरफ से? अवश्य कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो गुरुकुलों के बारे में मिथ्या भ्रम फैलाया जाता है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो है वो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति है और वो अब आधुनिक समय के लिए वो उपयोगी नहीं है, ये बिल्कुल ही झूठ है और ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं ऐसा सोच करके। गुरुकुल शिक्षा पद्धति जितनी प्राचीन है उतनी नवीन है। यदि अब आप अपने बच्चों को भारतीय बनाना चाहते हैं, भारतीय संस्कारों से उसको युक्त बनाना चाहते हैं, हमारी परंपराएं हैं उनको सिखाना चाहते हैं और आप उसको एक अपना अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं और आप उसके अच्छे माँ बाप बने रहना चाहते हैं, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आप अपनाइए। और यदि आपके बच्चे अब पढ़ चुके हैं तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को संरक्षण दीजिए और गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आप जो भारत की मूल शिक्षा पद्धति है, मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा में लाने का प्रयास कीजिए। अभी भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति हाशिए पे है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसकी मुख्य धारा में अभी भी नहीं जोड़ा गया है। अभी भी हम सोचते हैं कि मैकाले ने जो एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी थी वही अच्छी है। मेरा आप सबसे ये कहना है कि देखिए कि मॉडर्न और आधुनिक और 21वीं शताब्दी का जो व्यक्ति है वो केवल अंग्रेजी या अंग्रेज बनने से नहीं होगा, वह मनुष्य बनने से। और मनुष्य भी विकसित विचारधारा होता है जिसके बहुत ही अच्छे विचार हों, जो समाज के लायक हो, जो देश के लायक हो, जो विश्व के लायक हो। तो ये विचारधारा वाला व्यक्ति ही आधुनिक होगा और वही विकसित होगा और ये विचार और ये संकल्प लेके गुरुकुल चलता है। बहुत सुंदर बातचीत आपने हमसे की और इतनी सारी बातों से पर्दा भी उठाया। मुझे बहुत ही आनंद आया आज आपसे बात करके और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक जो हैं उन्हें भी बहुत आनंद आया होगा आज का ये एपिसोड हमारा देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।